अब क्या तैयारी है आपकी? ड्रग्स जो है कामठी शहर में काफ़ी पनप रहा है, गांजा हो, एमडी हो, इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? तो मैंने अब ये ठान लिया हूँ कि चाहे कुछ भी हो, कामठी शहर से इस नशे के कारोबार को नेस्त नाबूद होने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखने में ये आया कुछ खबरों के ताल्लुक से जो कामठी शहर में कुछ जाने माने लोग जो है इसका व्यापार कर रहे हैं। आपको मैं एक बात आज आपके ज़रिए बता देना चाहता हूँ, इस कारोबार में जो भी मुलव्विस होगा जी, चाहे वो हमारे जानने वाले हो चाहे अनजान लोग हो, हम किसी को उसके मतलब इस मामले में बख्शेंगे नहीं। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि लोकतंत्र के इस देश में हमारे अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बाकायदा तौर पर उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। ये भाजपा ने जितना अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। जश्न तालीम जो है ये एक शहर को एक नई दिशा देगी। तो आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल बेबाकाना कोई भी बात बोल देता हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। हमारे साथ हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियात होंगी। अच्छा, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा साहब, अच्छा, डॉक्टर रोशन जहां साहिबा, और आप सब हम सब की चहेती जो है इकरा हसन साहिबा। अच्छा। जी दोस्तों, एनजीपी न्यूज़ पर लगातार हम आपको किसी न किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी न किसी खास व्यक्ति की जो इंटरव्यू है वो हम एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल पर्सन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर कोई सेलिब्रिटी, ये सारी इंटरव्यूज़ जो है हम आपको एनजीपी न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, ये सारी तीनों कैटेगरी उसके अंदर शामिल है। वो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो सेलिब्रिटी भी है, वो समाज की कार्यकर्ता है, समाज में किस तरह से सुधार लाया जाए उसके लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ एक सीनियर पॉलिटिशियन जो आज अभी फ़िलहाल जो है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के चीफ जनरल सेक्रेटरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ सिद्दीकी साहब की। परवेज़ भाई, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा चल रहा है सब? अब आप देख रहे हैं ज़्यादा बेहतर, क्योंकि क्या है कि न्यूज़ वालों को ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि हालात क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल। पिछले दिनों परवेज़ भाई विधानसभा इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र में हुए जी। आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ बने रहे जी। हमने ये देखा कि आप प्रचार प्रसार में पार्टी के काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी बिजी थे। हमने ये भी देखा कि आप कैराना सांसद, जो युवा सांसद, युवा लेडी जिसे कहा जाए, लाखों दिलों की धड़कन, लाखों युवाओं की धड़कन कैराना सांसद इकरा हसन के साथ आप एक प्राइवेट जेट में नज़र आए प्रचार प्रसार करते हुए। जी जी, कैसा रहा प्रचार प्रसार? भाई ऐसा है, हम लोग समाजवादी लोग हैं और संघर्ष करना, स्ट्रगल करना हम लोगों का काम है। अच्छा। तो हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर कुछ सीटें हम लोगों ने गठबंधन में मांगी थी जी, और हम लोगों ने कुछ सीटें लड़े चुनाव, 6-7 सीटों पर हमने इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो उम्मीदवार थे, कुछ शोलापुर में, मालेगांव में, धुलिया में और भी दीगर, मुंबई में, तो हम अपने उम्मीदवारों के लिए साथ में सब मिलकर गए, और मुंबई के बाहर मैं, इकरा हसन जी और धर्मेंद्र यादव जी हम लोगों ने मिलकर एक ही साथ प्राइवेट जेट में हमने सब जगह प्रचार किया, सफ़र किया जी। देखने में परवेज़ साहब ये आया कि जिस तरह से लोकसभा में महाराष्ट्र पूरे इंडिया में अगर बात करूँ, लोकसभा में जिस तरह से आपके महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन थी, उसकी जो लहर थी, उसका फ़ायदा भी मिला महाराष्ट्र में आपके गठबंधन को। लेकिन जो हाल फिलहाल विधानसभा इलेक्शन देखने में आया, विधानसभा इलेक्शन चाहे महाराष्ट्र की बात करूं या फिर दिल्ली की, यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए, हर इलेक्शन का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, एक अलग महत्व होता है, एक अहमियत अलग होती है। बिल्कुल। ये हकीकत है कि जिस तरीके से लोकसभा का रिजल्ट आया, और लोकसभा के रिजल्ट के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस बड़ा दल था, बिल्कुल, और उसके बाद मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों के बीच में वो जो लोकसभा का जो कोऑर्डिनेशन था जी, कहीं ना कहीं उस कोऑर्डिनेशन में वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब ये आपके मंच से, आपके ज़रिए क्या होता है कि जब कोई भी बात है तो आपको मालूम है कि मैं बिल्कुल बेबाकाना कोई भी बात बोल देता हूँ, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ये राजनीतिक दल आ गए, उन्हें ये लगा कि जो लोकसभा का रिजल्ट है वो विधानसभा में भी जाएगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी बुनियाद या जिसकी राजनीति झूठ के ऊपर ही चलती है,
उनको भी लगा कि लोकसभा का रिजल्ट कहीं विधानसभा में भी ऐसा ही ना हो जाए, तो उन्होंने जितने भी हथकंडे है, जितने हथकंडे इस्तेमाल करना था, चाहे वो साम दाम दंड भेद वाले जो हथकंडे, उन्होंने वो इस्तेमाल किए। ये इलेक्शन जो है ये भाजपा ने जितना अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीता है। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार कुछ फ़र्क नहीं पड़ा या भाजपा ने चुनाव जो है पूरे ईमानदारी से जीता है। अच्छा। कहीं ना कहीं बेईमानी जो है, जिस तरीके से मैंने देखा महाराष्ट्र में घूम रहा था और लोगों के अंदर जो उत्साह देख रहा था जी, तो वो उत्साह वोटों के वक्त जो है वैसा ही होना चाहिए था। और बहुत सारी विधानसभा महाराष्ट्र की ऐसी जहाँ के वोटर अभी पूछ रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे बूथ है कि जहाँ पर यकीन नहीं आ रहा है वोटरों को कि हमने वोट तो दिया, कांग्रेस को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, एनसीपी को दिया, जो घटक दल थे, लेकिन वो वोट उनको नहीं गए। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी जगह की शिकायत आई और हम लोगों ने देखा कि इस जिस तरीके से यहाँ हुआ है, दिल्ली का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहा था। यूपी की जहाँ तक इलेक्शन की आपने बात की, यूपी का ये जो बाई इलेक्शन हुआ हमने टीवी पर देखा है। हम टीवी पर सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से वहाँ का चुनाव वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। समाजवादी पार्टी का वहाँ उम्मीदवार था मगर वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, इसको साफ साफ तौर पर दिखाया जा रहा था। अच्छा। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि लोकतंत्र के इस देश में हमारे अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बाकायदा तौर पर उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा, कोई उसके खिलाफ, सरकार तो जाहिर सी बात है ये काम करवा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। ये हमारी क्या है इसका, क्या लगता है आपको कि अभी आने वाले स्टेट्स में भी कुछ समय में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है कि इसी तरह से सारी चीज़ें चलते रहेंगी या फिर जो आप बड़ी पार्टियों से हो तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से इन चीज़ों को रोका जाएगा? देखिए, जनता की समस्याओं को और मुद्दों को लेकर तो हम मैदान में उतरते हैं और उतरते रहेंगे जी। हमारे डिफरेंसेस है और रहेंगे, और भाजपा के समर्थन में या भाजपा के खिलाफ हमारा जो है हमेशा से जो इशू है, स्टैंड है, वो रहेगा अपनी जगह। अच्छा। और रहा सवाल है कि जिस तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब आने वाले जो लोकल इलेक्शन है, आप लोकल इलेक्शन की बात करें ना, उसके अंदर क्या होगा। लोकल इलेक्शन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से वार्ड इलेक्शन में और शहर के इलेक्शन के अंदर वो इंसान की जो खुद पर्सनल छवि होती है, एक आइडियाज़ होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, वो काम करती है। अच्छा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लोकल इलेक्शन एक बहुत अहम चीज़ होती है, लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन लोकल इलेक्शन में हम ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो समाज का कुछ भला करना चाहे, जो स्टडीड हो। अच्छा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों को समझता हो। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सी पॉलिसी है जो जनता के हित में ना हो, उनके खिलाफ हो, मगर वो नगर सेवक हो या नगर अध्यक्ष हो या मेयर हो या कारपोरेटर हो, उनको समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ पैसों की लालच में बहुत सारे लोग वोट देते हैं या समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन की बात चल रही है तो आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि जब विधानसभा इलेक्शन चालू था, और मैं अगर स्थानिक बात करूँ कि भाई आप जहाँ रहते, हम जहाँ रहते, कामठी विधानसभा में कई लोगों का प्रश्न था कि भाई साहब गठबंधन है परवेज सिद्दीकी साहब की पार्टी के साथ, और परवेज सिद्दीकी साहब जो है कामठी विधानसभा में कहीं नज़र ही नहीं आए। नहीं, ये तो आपकी जायज़ बात है और जाहिर सी बात है, मेरी मजबूरी ये है कि हम जिस पार्टी का हिस्सा है या जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी, जो आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं, हम लोगों के बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ओके। और हमारे उम्मीदवार जहाँ पर थे, सबका ये कहना था कि भाई जो लीडर्स आए हुए हैं तो आप लोग आइए, हमारे एरिया में मेहनत करिए। ओके। और सबकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते थे। और दूसरा क्या है कि हमारे नेता, महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अबू आसिम आदमी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे नेता इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके बाद जो जिम्मेदारियां थी वो हम लोग के या मेरे कंधों पर ज़्यादा थी। अच्छा। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखना था, करना था, तो इस वजह से मैं अपने शहर में नहीं ध्यान दे पाया जी, या ज़्यादा मैं लोगों के बीच में नहीं रह पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं कोई जानबूझकर नहीं रहा हूँ।
ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों की भी बहुत लिमिटेशंस होती है। हम लोगों को घूमना रहता है इलेक्शन पीरियड के अंदर, हमको इतना ज़्यादा कहीं वक्त नहीं दे पाते। वो वक्त हम अपने हमारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिनको हमने टाइम नहीं दिया, जो आज भी हमसे शिकायत करते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं दे पाया वक्त। तो परवेज सिद्दीकी साहब है हमारे साथ, जिस तरह से मैंने बताया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। पॉलिटिकल तो वो है ही, लेकिन पॉलिटिक्स वो होती है जो समाज के लिए की जाए। तो पॉलिटिकल तो हमने कुछ पूछ लिया उनसे, अब समाज के लिए जिस तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि एक लंबे समय से जो है एजुकेशन के लिए काफ़ी जो है परवेज सिद्दीकी साहब काम कर रहे हैं। परवेज सिद्दीकी साहब, कुछ समय पहले हमने देखा कि कुछ होर्डिंग्स जो है आपके हाईवेज़ पर लगे हुए थे, जो नशे को लेकर थे, जो ड्रग्स का आज व्यापार बढ़ गया है, उसके इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ गए हैं। तो ड्रग्स के ख़िलाफ़ था वो कि कामठी शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में जो है ड्रग्स बंद होना चाहिए बिकना, खरीदना। अब क्या तैयारी है आपकी? ड्रग्स जो है कामठी शहर में काफ़ी पनप रहा है, गांजा हो, एमडी हो, इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं पुरजोर तरीके से एक बात आज आपके ज़रिए, आपके चैनलों के ज़रिए अपने शहर के लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बात तो तय है कि मैं नौजवान नस्लों की बर्बादी होते हुए नहीं देख सकता, और मैं ही नहीं बल्कि हर जिम्मेदार शहरी अपने समाज के अंदर ये बुराई नहीं देख सकता। और इसके लिए हम लोग देखिए, जैसे आपने बोले कि भाई सियासत अपनी जगह है। हाँ। हम लोग तो ये मानते हैं कि भाई 80% समाजकारण होना, 20% में लोगों ने राजनीति करना चाहिए, सियासत करना चाहिए। हम लोगों का सियासत मकसद नहीं है, लेकिन हम 80% समाजकारण ही करेंगे, समाज के लिए करेंगे काम। तो अब ये जो है, आप जो बात बोल रहे नशा मुक्ति के लिए, मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने अब ये ठान लिया हूँ कि चाहे कुछ भी हो, कामठी शहर से इस नशे के कारोबार को नेस्त नाबूद होने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या लगता है आपको कि ये मतलब इतना आसान है? काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखने में ये आया कुछ खबरों के ताल्लुक से, जो कामठी शहर में कुछ जाने माने लोग जो है इसका व्यापार कर रहे हैं। आपको मैं एक बात आज आपके ज़रिए बता देना चाहता हूँ। इस कारोबार में जो भी मुलव्विस होगा, चाहे वो हमारे जानने वाले हो, चाहे अनजान लोग हो, हम किसी को उसके मतलब इस मामले में बख्शेंगे नहीं। अच्छा। और हम पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ नशे के खिलाफ उतर चुके हैं पूरी तरह। और मैं पूरे शहर में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे नेताओं को, और जितने तंजीमों के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, NGOs के लोग हैं, और जो अच्छे जो नागरिक हैं, उन सब से मैं मिलकर हर एक से अपील कर रहा हूँ कि इस मिशन के अंदर हमको मिलकर काम करना है। ये कोई पर्सनल नाम का या इसका कोई सवाल ही नहीं होता है, ये मिलकर काम करना है। हम सब की बराबर की जिम्मेदारी है ये। तो हम लोग इसमें पूरी तरह हर एक से मिलेंगे। कल मैं पुलिस कमिश्नर से इस मामले में मिलने जा रहा हूँ। अच्छा। मैं मुख्यमंत्री को भी लेटर कल लिख रहा हूँ। हमारे जो एरिया के पालक मंत्री है चंद्रशेखर बावनकुड़ी जी, उनसे भी मैं कल बात करूँगा इस बारे में कि हमको इस मामले में आप भी साथ दीजिए। इसमें हमको सबका साथ लेना है, बिल्कुल लेंगे हम लोग। और कहीं पर भी हम लोग गली गली, नुक्कड़ मोहल्ला घूम रहे हैं। अच्छा। ये आज से आपको इस बात का वादा मैं करता हूँ कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम अपने शहर के नौजवानों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उन नौजवानों को जो गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नशे की बात हुई परवेज साहब, कुछ समय पहले आप जो है एजुकेशन को लेकर काफ़ी कार्यक्रम किए आपने। काफ़ी लोगों का सवाल भी था कि भाई साहब यही सब चुनावों को देखते हुए इसका असर है, अब क्या तैयारी है? देखिए, मैंने एजुकेशन को लेकर हमेशा से अवेयरनेस प्रोग्राम किया जी। आपने देखा होगा कि 2016 में भी मैंने जो है कामठी के समाज भवन में कुछ सेलिब्रिटीज़ को, फिल्म स्टार को, कुछ मेरे दोस्त थे पॉलिटिशियंस, उनको कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को जमा किया था। और ये सोचा था कि भाई हम अपने शहर के अंदर, क्योंकि आप पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं और अपने शहर के अंदर अगर एजुकेशन और ड्रग्स है और उसके ऊपर अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपकी सियासत भी काम की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से मैं 2016 से लेकर तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अच्छे नौजवानों को, टैलेंटेड बच्चों को, जो जिनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन उनको हेल्प नहीं होती जी। तो ऐसे बच्चों की भी हम लोग पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
तो ये तो पिछला आपने बताया कि काफ़ी कुछ जो है आपने अब तक किया, अब क्या तैयारी है आगे कि भाई शहर के युवाओं को, शहर की एजुकेशन को किस तरह से और बढ़ाया जाए, किस तरह से काम किया जाए, उसके अंदर क्या तैयारी? कामठी शहर के लोगों में, बच्चों में ज़बरदस्त टैलेंट है, सिर्फ उनको तराशने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी वजह से मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना कि इनको अगर हम सही तरीके से तराशे और हम सब लोग मिलकर, शहर के लोगों ने मिलकर अगर तय कर लिया ना कि हम अपना मोहल्ला मोहल्ला उन बच्चों को छाटेंगे कि जिनके अंदर टैलेंट है, जो अच्छा हायर एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहते, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन एक टारगेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि हम अपने शहर में 5 साल के अंदर एक तय करने वाले कि हम कितने बच्चों के लिए डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का और फार्मासिस्ट है या और दिगर जो दूसरे जो फील्ड है, जो टेक्निकल फील्ड है, उन सब फील्ड के अंदर हम लोग क्या मदद कर सकते हैं वो हम करने वाले हैं। और जिस तरीके से आपने बोले कि भी नया क्या करना है, तो मैं एक जश्न तालीम के नाम से अभी इसी फरवरी से जश्न तालीम के नाम से एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें शहर के अंदर हर एरिया में, हर मोहल्ले में जश्न तालीम के नाम पर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, जो तय हो चुका है। और हम लोग चाहते हैं कि हर मोहल्ले में, शहर से अलग अलग मोहल्ले से जो लोग जिनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो मेहंदी कंपटीशन होगा तो हमारी जो लेडीज़ है उनको मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, और बेहतर ढंग से जो अच्छा करेंगी, सबसे जो टॉपर्स रहेंगे उनको ना सिर्फ बड़े इनामात दिए जाएंगे, बल्कि उनका कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं वो करेंगे। इसके अलावा ऐसे कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, इसके अलावा जो स्किल जो लेबर होती है या जो ITI करे हुए हमारे नौजवान हैं, उनका जो टैलेंट है उसका भी हम कहाँ बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पूरे सीरीज़ में जश्न तालीम में हम उनका ना सिर्फ इस्तकबाल करेंगे बल्कि उनको प्रमोट करेंगे कि हम कहाँ पर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर उनके लिए क्या बेहतर अवसर वो दिला सके, ये हम काम करेंगे। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे जश्न तालीम का जो मैं अभी फरवरी से जो शुरू कर रहा हूँ, तो वो जाएगा 1-1.5-2 महीने तक, अलग अलग प्रोग्राम। हाँ, इतना लंबा होगा। और जो फाइनल इवेंट होगा, तो फाइनल इवेंट के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसका रिजल्ट हम उसमें अनाउंस करेंगे। और उस रिजल्ट के अंदर हमारे साथ हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियात होंगी। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा साहब, डॉक्टर रोशन जहां साहिबा, और आप सब, हम सब की चहीती जो है इकरा हसन साहिबा जी, और भी बहुत सारे दीगर सेलिब्रिटीज़ आएंगे, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस आएंगे जो इनकरेज करेंगे, वो मोटिवेट करेंगे उन लोगों को जो शहर के इतने 1-1.5-2 महीने का चला हुआ जो प्रोग्राम है उसमें उस तरीके से बराबर उसको प्रमोट कर सके, जो लोग अच्छे निकलेंगे। तो ये शहर के लिए एक नई चीज़ होगी। जश्न तालीम जो है ये एक शहर को एक नई दिशा देगी, एक नया रास्ता बताएगी। इसमें हम सिर्फ शो नहीं करेंगे, इसमें हम रिज़ल्ट निकालेंगे। और रिज़ल्ट निकाल कर हम उन लोगों को बाकायदा तौर पर आगे किस तरीके से मोटिवेट करना है वो हम करेंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मैं समझता हूँ परवेज साहब आप ले रहे हैं। जो कामठी का जो छुपा टैलेंट है, जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में है, जो महिलाएं आज घरों में हैं, उनको एक कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिल सकता है इसके माध्यम से। और लोगों को जो है, जो युवा है, जो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, उनके अंदर का जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको वर्ल्ड लेवल तक मैं समझता हूँ आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा मैं समझता हूँ अपना ये डिस्कशन हो चुका है। आखिरी में क्या आप कामठी शहर वासियों को अपने तरफ से क्या पैगाम देना चाहिए? मैं इतना ही पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम के मामले में कि इस वक्त हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। बिल्कुल। और इस लड़ाई को समझने के लिए इतना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर वालिदैन को, पेरेंट्स को, कि अगर अपनी तनख्वाहों में से कुछ पैसे बचाओ, अपना रोज़ाना जो रूटीन है उसमें से पैसे बचाओ। मैं पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे वालिदों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे खर्रे और चाय का जो खर्चा है रोज़ाना 100-100, 150-150, 200-200 बहुत ज़्यादा है, तो उसको कटौती करिए आप। वो कटौती करके अपने बच्चे के तालीम में आप लगाइए, क्योंकि इस वक्त तालीम हासिल कराना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन वो हथियार है, तालीम वो हथियार है, हम इसी हथियार से हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं।
यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने शहर में लोगों को बोलना चाहता हूँ। और दूसरा ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को रोज़ाना कुछ लम्हा, कुछ वक्त ज़रूर दो। बिल्कुल। जो दिन भर में उनकी एक्टिविटीज़ है, उनका माहौल है, उनके दोस्त हैं, उनके बारे में आप अपने बच्चों से बात करें। बिल्कुल। ताकि क्या है, उनको ये एहसास होता है कि हमारे वालिदैन हमसे करीब हैं जी। वरना आप अगर अपने बच्चों को किसी स्कूल में डाल दें, हम लोग भी स्कूल चलाते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि स्कूल ही पूरी जिम्मेदारी लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। स्कूल, वालिदैन और मैनेजमेंट स्कूल का, ये तीनों ऐसे पहिए हैं गाड़ी के कि तीनों को इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वालिदैन को भी मेरी यही अपील है, गुजारिश है उनसे, ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें और दिन भर में कोई भी ऐसा टाइम तय कर लीजिए जिसमें आधा घंटा आप अपने बच्चों को दे सकें जी। ये ज़रूरी है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक दूसरी अपील या दूसरी दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि नशे के ख़िलाफ़ हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर घर में जहाँ हो सकता है हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोग कल से हर घर में घूमना चाह रहे हैं जी। हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में, मोहल्ले में, आपके बच्चों के आसपास उनके दोस्त अहबाब या अगर कुछ मुलव्विस है तो आप लोग बताइए, हम लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और जो भी बेहतर हो सकेंगे वो लड़ाई हम लड़ेंगे जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। तो जिस तरह से एक चर्चा हुई पॉलिटिकल, एक सवाल था कामठी वासियों के, परवेज़ सिद्दीकी साहब कामठी शहर में विधानसभा इलेक्शन छोड़कर कहीं और या फिर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो काफ़ी कुछ चर्चा हुई, लेकिन जो ख़ास चीज़ निकल कर आई वो ये है कि कामठी शहर में बढ़ रहे नशे के केंद्र, नशे का व्यापार या नशे के खरीदार, और एक दूसरी चीज़ एजुकेशन को लेकर, जिस तरह से मैंने बताया कि एक लंबे समय से एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो क्या नाम बताया आपने, जश्न तालीम के नाम से जो है एक मुहिम, एक प्रोग्राम जिसे कहा जाए, जो लगभग 1.5-2 महीना चलने वाला है, जो इसका लाभ मैं समझता हूँ कामठी वासियों को भरपूर उठाना चाहिए। आपके घर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट, आपके अंदर, आपके बच्चों में छुपा हुआ टैलेंट जो है इस माध्यम से ज़रूर बाहर आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ज़रिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो अनाउंस हमने तो कर चुके हैं, जैसे जैसा प्रोग्राम होगा, जैसे लोग आगे आएंगे तो उसको हम पूरे हिंदुस्तान में फ्लैश करेंगे। अच्छा। ताकि हमारे यहाँ का टैलेंट वो सारी दुनिया में नजर आए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए, इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।